चलिए डिस्कस करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। आप सोचिए, हमारे आसपास हम जितनी भी चीजें देखते हैं ना, जैसे कि ये किताब या एक ग्लास पानी, और तो और वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सब मैटर है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये मैटर होता क्या है? वेल, साइंस के अकॉर्डिंग इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो, आप समझ लो वजन हो, और वो जगह घेर रही हो, तो उसे हम मैटर कहेंगे। पर यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या ये मैटर एक लकड़ी के ब्लॉक जैसा कंटिन्यूस है, एक सॉलिड पीस, या फिर रेत के दानों की तरह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, चलो हम नेचर से ही कुछ क्लूज लेते हैं। जरा इमेजिन कीजिए एक बहुत ही विशाल पहाड़। देखने में तो ये पहाड़ बड़े बड़े मैसिव रॉक से बना हुआ है, बिल्कुल एक सॉलिड पीस जैसा दिखता है, राइट? लेकिन ओवर टाइम, मतलब हजारों सालों में, हवा और पानी के असर से, जिसे हम इरोजन कहते हैं, यही मैसिव रॉक्स धीरे धीरे टूटने लगते हैं, और फिर वो छोटे छोटे पत्थरों और कंकड़ों में, यानी स्मॉलर स्टोन्स एंड पेबल्स में बदल जाते हैं। और ये प्रोसेस यहाँ रुकता नहीं है। ये जो पेबल्स हैं, ये और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते जाते हैं और रेत के दाने यानी ग्रेन्स ऑफ सैंड बन जाते हैं, और आखिर में ये और भी फाइन होकर बिल्कुल मिट्टी यानी फाइन क्ले बन जाते हैं। तो इससे हमें एक बहुत बड़ा हिंट मिल रहा है कि मैटर को डिवाइड किया जा सकता है, राइट? ओके, इसी सेम आइडिया को हम एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं। चलो, एक चौक का पीस लेते हैं। आप क्या करना है, पहले उसे हाथ से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना है, सिंपल। फिर उन पीसेस को अच्छे से पीसकर एकदम फाइन पाउडर बना देना है। और यहां आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। जब आप उस पाउडर को आराम से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आप क्या देखेंगे कि हर एक छोटा सा पार्टिकल, हर एक दाना अभी भी चौक ही है। उसकी सारी प्रॉपर्टीज, जैसे उसका कलर, उसका टेक्सचर, सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल चौक जैसा ही है। इसका मतलब साफ है, मैटर को छोटे टुकड़ों में तोड़ने पर उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती, वो बस डिवाइड हो जाता है। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन से, चाहे वो पहाड़ का एग्जाम्पल हो या चौक का, साइंटिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचे, और इसे हम कहते हैं द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। देखो, इसके अकॉर्डिंग मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डिस्क्रीट टाइनी यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। बेसिकली ये पार्टिकल्स ही हर चीज के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक बात नोट कर लो, ये डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल ऐसे ही याद करना और समझना आपको फुल मार्क्स लाने में फॉर श्योर हेल्प करेगा। ओके, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि हर चीज पार्टिकल से बनी है। लेकिन अब मन में एक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल आता है, आखिर ये पार्टिकल्स होते कितने छोटे हैं? आई मीन, जस्ट हाउ स्मॉल आर दे रियली? वेल, अगर हम साइंटिफिक मेजरमेंट की बात करें, तो एक सिंगल एटम का जो अप्रॉक्सीमेट डायामीटर है, वो होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर्स। अब ये नंबर सुनने में तो ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा छोटा है कि इसको एवं इमेजिन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए आइए इसको एक अमेजिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। इस अनबिलीवेबल साइज को फील करने के लिए एक कमाल की एनालॉजी समझते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप एक एप्पल लेते हैं और उसको इतना मैग्नीफाई करते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं, जितनी हमारी पूरी अर्थ है, ठीक है? अब सोचिए, उस अर्थ साइज्ड एप्पल के अंदर सिर्फ एक सिंगल एटम का साइज एक नॉर्मल एक्चुअल एप्पल के बराबर होगा। कैन यू बिलीव इट? सोचकर देखो कितने ज्यादा ये अनइमेजिनेबली छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स। और रुकिए, एक और एग्जाम्पल देखिए। रेत का सिर्फ एक छोटा सा दाना, सोचिए, अ सिंगल ग्रेन ऑफ सैंड। उस एक मामूली से दाने के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स समाये हुए होते हैं। ये सच में माइंड ब्लोइंग है ना? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, सब कुछ, चाहे वो आसमान का सबसे बड़ा स्टार हो या हमारे हाथ में रखा रेत का सबसे छोटा दाना, आप, मैं, पानी की एक बूंद, लिटरली एवरीथिंग, सब कुछ इन्हीं अनइमेजिनेबली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल डे टू डे किचन एक्टिविटी से शुरुआत करते हैं। आई एम श्योर आप सबने ये देखा होगा। हम लेते हैं एक ग्लास पानी और उसके साथ एक चम्मच चीनी। अब हम क्या करते हैं, इस चीनी को पानी में डालकर उसे अच्छे से स्टिर करते हैं, घोलते हैं, और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि चीनी पूरी तरह से गायब हो जाती है, राइट? ऐसा लगता है जैसे इट जस्ट वैनिश्ड। पर एक सेकेंड, पानी को टेस्ट करो तो वो मीठा लगता है,
तो फिर सवाल उठता है ना, अगर चीनी दिख नहीं रही, पूरी तरह से गायब हो गई है, तो पानी मीठा कैसे हो गया? आखिर वो शुगर गई तो गई कहाँ? यही हमारा मेन क्वेश्चन है। तो इसका जवाब हमें मिलता है मैटर्स फर्स्ट सीक्रेट से। देखिए, कोई भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, वो एक कंटिन्यूअस पीस नहीं होता, बल्कि मैटर इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेकेड आई से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये पार्टिकल्स कितने ज्यादा होते हैं, जस्ट इमेजिन, सिर्फ 1 चम्मच चीनी में देयर आर अबाउट 10⁻22 शुगर मॉलिक्यूल्स। वाओ, ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। इससे आपको समझ आ गया होगा कि ये पार्टिकल्स सच में अनबिलीवेबली स्मॉल हैं। ओके, तो पहला सीक्रेट था कि मैटर पार्टिकल से बना है। अब आते हैं मैटर सेकंड सीक्रेट पर। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते। उनके बीच में हमेशा थोड़ी बहुत खाली जगह होती है, और इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस। ये टर्म इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो अब चलिए इन दोनों सीक्रेट्स को जोड़कर अपनी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। हुआ ये कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में, जैसा हमने डिस्कस किया, इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं। जब हमने उसमें शुगर डाली तो शुगर के बड़े क्रिस्टल्स अपने लाखों करोड़ों टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गए, और फिर यही टाइनी शुगर पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह यानी उन इंटर पार्टिकल स्पेसेस में जाकर सेटल हो गए। तो देखा, चीनी गायब नहीं हुई, वो बस उन स्पेसेस में चली गई। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर हमने पानी में चीनी ऐड की तो ग्लास में वाटर लेवल ऊपर क्यों नहीं गया? इसका रीज़न भी यही है, क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स ने कोई नई जगह नहीं ली, बल्कि उन्होंने पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह पहले से ही खाली थी, बस उसी को ऑक्यूपाई कर लिया। ये जो प्रोसेस है जिसमें 2 अलग अलग टाइप्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स अपने आप एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, इसके लिए साइंस में एक स्पेशल टर्म है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस पूरी एक्टिविटी से 2 सबसे जरूरी बातें यानी 2 बिग कंक्लूजन्स क्या निकल कर आते हैं, यही आपके मेन एग्जाम पॉइंट्स हैं, इन्हें बिल्कुल मिस मत करना। नंबर 1, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, एंड नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये दोनों पॉइंट्स इस टॉपिक का बिल्कुल कोर हैं। और पता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ लिक्विड्स तक ही लिमिटेड नहीं है, गैसेस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सोचो, जब आप रूम के एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे करते हो तो उसकी खुशबू थोड़ी ही देर में पूरे कमरे में फैल जाती है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के बीच में जो लार्ज स्पेसेस होते हैं उनमें मूव करके मिक्स हो जाते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से हमने मैटर के बारे में 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सीखी हैं। याद रखिएगा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर 1, incredibly small, 2, they are constantly moving, and 3, they have spaces between them। यही 3 चीजें मैटर के पार्टिकुलेट नेचर को एक्सप्लेन करती हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारी बुक, टेबल या पेन, ये सब चीजें अपनी शेप में क्यों रहती हैं? ये बस ऐसे ही बिखर कर डस्ट क्यों नहीं बन जाती? है ना एक इंटरेस्टिंग सवाल। इस मिस्ट्री के पीछे है एक इनविजिबल ग्लू। हाँ, एक ऐसी अनोखी ताकत जो हर चीज के पार्टिकल्स को आपस में जोड़कर रखती है। और साइंस में इसी इनविजिबल ग्लू को हम कहते हैं इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चलो इसकी डेफिनेशन को ठीक से समझते हैं। ये वो फंडामेंटल फोर्स है जो मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को एक साथ बांध कर रखता है। एक बात याद रखना, एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए इस डेफिनेशन को ऐसे ही लिखना है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर होल्डिंग देम टुगेदर। और सोचो, इन फोर्सेस में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। एक स्टील की रॉड पर जब मिलियंस ऑफ न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर का फोर्स लगता है, तब भी वो नहीं टूटती। और इसके पीछे का रीजन वही उसके एटम्स के बीच का पावरफुल इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो उन्हें एकदम टाइटली पकड़े रहता है। लेकिन एक बात है, ये फोर्स हमेशा एक जैसा स्ट्रांग नहीं रहता। इसकी स्ट्रेंथ एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर पर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर है पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस। चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि पार्टिकल्स जितने ज्यादा पास होंगे, उनके बीच का अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये बिल्कुल 2 पावरफुल मैग्नेट्स की तरह हैं, जिन्हें जैसे ही पास लाते हैं वो एक दूसरे से फौरन चिपक जाते हैं। और जैसे ही इन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा भी बढ़ता है, ये फोर्स बहुत तेजी से यानी सिग्निफिकेंटली वीक हो जाता है। जरा सा गैप आया और फोर्स ऑलमोस्ट खत्म।
इसलिए इनका इफेक्ट बहुत ही कम दूरी तक रहता है। ये फोर्सेस इतने शॉर्ट रेंज्ड होते हैं कि सिर्फ नैनोस्कोपिक डिस्टेंसेस पर ही इफेक्टिवली काम करते हैं। पता है कितना छोटा डिस्टेंस? हम बात कर रहे हैं 10⁻⁹ मीटर से भी कम की, यानी 1 मीटर के बिलियन हिस्से से भी छोटी दूरी पर। इट्स ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। यही इंटरपार्टिकल फोर्स और पार्टिकल्स की अपनी एनर्जी, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी। ये एक तरह की कांस्टेंट टग ऑफ वॉर है इन दोनों के बीच में। सॉलिड्स के केस में इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पर भारी पड़ जाता है, यानी उस पर हावी हो जाता है। इसलिए पार्टिकल्स अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं और बेचारे सिर्फ अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर पाते हैं। और यही तो रीज़न है कि सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है। अब लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स के पास थोड़ी ज़्यादा किनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए फोर्स उन्हें एक साथ तो रखता है पर इतना स्ट्रांग नहीं होता कि उन्हें एक जगह पर लॉक कर दे। तो पार्टिकल्स एक दूसरे पर आराम से स्लाइड कर पाते हैं और इसीलिए लिक्विड फ्लो कर सकता है। और फाइनली गैसेस में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। ये एनर्जी इंटरपार्टिकल फोर्सेस पर पूरी तरह से जीत जाती है। फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यानी बेअसर हो जाता है और पार्टिकल्स बिल्कुल आज़ाद होकर रैंडमली कहीं भी इधर उधर घूमते लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि मैटर के इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का आइडिया मॉडर्न साइंस से हज़ारों साल पहले इंडिया में सोचा गया था? ये सच में एक बहुत ही अमेजिंग हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये हमें ले जाता है एक एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर और साइंटिस्ट आचार्य कणाद के पास। उन्होंने लगभग 600 BCE में ही कह दिया था कि पदार्थ यानी मैटर छोटे छोटे इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से बना है जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने इन सबसे छोटे स्मॉलेस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स को नाम दिया परमाणु। सोचो, उस जमाने में बिना किसी माइक्रोस्कोप या एडवांस टूल्स के उन्होंने 2500 साल पहले ही एटॉमिक थियरी की नींव रख दी थी। उनकी ये सारी थियरीज वैशेषिका सूत्रास नाम के ग्रंथ में लिखी हुई हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज और उनके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में। हम सब जानते हैं कि सॉलिड्स जैसे एक डायमंड कितने ज्यादा हार्ड होते हैं, पर कभी सोचा है आखिर क्यों? ऐसा क्या है इसके अंदर जो इसे इतना टफ बनाता है? वेल, इस सवाल का जवाब, इसका आंसर सॉलिड के अंदर बहुत गहराई में छिपा है, उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में। हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती, पर वही सब कुछ डिसाइड करता है। तो चलो इमेजिन करते हैं कि हम किसी सॉलिड के अंदर जूम करके देख रहे हैं। पता क्या दिखेगा? हजारों लाखों पार्टिकल्स एकदम परफेक्ट, रेगुलर, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में अरेंज हैं, बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह खड़े हैं। इसी परफेक्ट अरेंजमेंट को, इसी पैटर्न को हम साइंस में कहते हैं एक लैटिस। और ये पार्टिकल्स इतने पास पास, इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि इनके बीच जो इंटरपार्टिकल स्पेसेस हैं वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। ओके, तो ये पार्टिकल्स इतने डिसिप्लिन में रहते कैसे हैं? इन्हें अपनी जगह पर कौन होल्ड करके रखता है? यहां आते हैं पिक्चर में एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस। ये फोर्सेस एक सुपर ग्लू की तरह काम करते हैं जो इन सारे पार्टिकल्स को उनकी फिक्स्ड पोजीशंस पर एकदम लॉक कर देते हैं। और स्ट्रॉन्ग लॉकिंग की वजह से ही ये पार्टिकल्स आज़ाद नहीं है। ये लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स की तरह आवारागर्दी नहीं कर सकते, इधर उधर मूव नहीं कर सकते। उनका बस एक ही काम है, अपनी जगह पर फिक्स रहकर वाइब्रेट करना, बस, और कुछ नहीं। और ये वाइब्रेशन कोई स्लो मोशन मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कितना फास्ट होता है। रूम टेम्परेचर पे एक सिंगल पार्टिकल 1 सेकंड में 10⁻13 टाइम्स वाइब्रेट करता है। एक के आगे 13 जीरोज। इट्स जस्ट अनबिलीवेबली फास्ट, माइंड बॉगलिंग, राइट? तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। सॉलिड्स के अंदर की कहानी के 2 मेन हीरोज हैं। नंबर 1, पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, और नंबर 2, उनके बीच के इंटरपार्टिकल फोर्सेस बहुत बहुत स्ट्रांग होते हैं। बस ये 2 चीजें याद रखो, सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज समझ आ जाएंगी। अब देखो इन 2 रूल्स का कमाल। क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं और हिल नहीं सकते, इसलिए सॉलिड्स का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सिंपल। क्योंकि इंटरपार्टिकल फोर्सेस सुपर स्ट्रांग हैं, इसलिए सॉलिड्स रिजिड होते हैं, यानी हार्ड। और क्योंकि पार्टिकल्स के बीच जगह ही नहीं है, इंटरपार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल है, इसलिए उन्हें कंप्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसे कहते हैं इनकंप्रेसिबिलिटी। ओके, तो अब तक सब कुछ बड़ा स्टेबल था, पर क्या होगा अगर हम इस सिस्टम को डिस्टर्ब करें? अगर हम इस परफेक्ट रिजिड वर्ल्ड में एनर्जी पंप करें? मतलब व्हाट हैपन्स व्हेन वी हीट अ सॉलिड? सोचो, एक आइस क्यूब को गर्म करने पर क्या होता है?
देखो, जैसे ही हम हीट अप्लाई करते हैं वो हीट एनर्जी पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने से उनका वाइब्रेशन और भी ज़्यादा तेज़ और वाइल्ड हो जाता है। वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं कि उन्हें बांधने वाले स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस कमज़ोर पड़ जाते हैं। और एक पॉइंट आता है जब ये फोर्सेस टूट जाते हैं, और जैसे ही ये फोर्स का बंधन टूटा, सारे पार्टिकल्स आज़ाद हो जाते हैं। दे ब्रेक फ्री और हमारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर, ए वेरी स्पेसिफिक टेम्परेचर, जिस पर एक सॉलिड इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि उसके फोर्सेस ओवरकम हो जाए और वो लिक्विड में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को कहते हैं उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इसे अच्छे से याद कर लेना। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हर सॉलिड का अपना एक यूनिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये एक तरह से उसकी आइडेंटिटी है, और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। अ सॉलिड विद स्ट्रॉन्गर इंटरपार्टिकल फोर्सेज विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक देम। इसका मतलब अ हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो अ मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली इंटरपार्टिकल फोर्सेज की स्ट्रेंथ का एक मेजर है। जितना हाई मेल्टिंग पॉइंट उतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेज। सिंपल। चलो इसको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, आइस, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी लो है। फिर है यूरिया, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 133 डिग्री सेल्सियस, मॉडरेट है। और फिर आता है आयरन, इसका मेल्टिंग पॉइंट है अ वॉपिंग 1538 डिग्री सेल्सियस। कैन यू सी द डिफरेंस? 0 से सीधे 1500 से ऊपर। ये ह्यूज डिफरेंस साफ साफ दिखाता है कि आयरन के पार्टिकल्स के बीच फोर्सेस कितने ज़्यादा पावरफुल हैं कंपेयर टू आइस। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? वेल, यही रीज़न है कि बड़े बड़े ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और हैवी मशीनरी ये सब आयरन से बनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर्स पर इससे कुछ नहीं होगा। इमेजिन करो, अगर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता तो क्या हम इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स बना पाते? बिल्कुल नहीं। तो देखा आपने कैसे एक सॉलिड की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हमारी रियल वर्ल्ड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। सोचो, पानी बहता क्यों है, या गर्मियों में जब पसीना आता है तो एकदम ठंडा ठंडा फील क्यों होता है ना? ये सब आम बातें हैं, लेकिन इनके पीछे की साइंस समझने के लिए हमें लिक्विड्स के बिल्कुल अंदर उनके पार्टिकल्स के लेवल तक जाना पड़ेगा। चलो इस डायग्राम को देखो जरा। सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स एकदम चिपक कर अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, और गैसेस में बिल्कुल उल्टा, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर आज़ादी से इधर उधर भाग रहे हैं। अब आते हैं लिक्विड्स पर, जो इन दोनों के बीच की स्टेट है। यहाँ जैसा आप देख सकते हो, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड बट आर फ्री टू मूव। इसको ऐसे समझो जैसे क्राउडेड क्लास है जहाँ बच्चे हैं तो पास पास, पर अपनी जगह पर थोड़ा बहुत हिल डुल सकते हैं। तो लिक्विड्स का पूरा राज इन दो चीज़ों में छुपा है। देखो, सॉलिड्स के मुकाबले लिक्विड्स में वीकर इंटरपार्टिकल फोर्सेस होते हैं, मतलब पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन, उनका बॉन्ड थोड़ा कमज़ोर होता है, और इसीलिए उनके बीच में स्मॉल इंटरपार्टिकल स्पेसेस भी होते हैं, थोड़ी सी खाली जगह। बस यही दो बातें हैं, कमज़ोर फोर्स और थोड़ी सी स्पेस, जो लिक्विड्स को उनकी सारी खास प्रॉपर्टीज़ देती हैं। और क्योंकि ये फोर्सेस कमज़ोर हैं तो पार्टिकल्स को आज़ादी मिलती है। वो एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकते हैं, लिटरली स्लाइड कर सकते हैं, जैसा आप इस एनिमेशन में देख रहे हो। पार्टिकल्स की यही एबिलिटी टू स्लाइड पास्ट वन अनदर ही वो रीज़न है कि लिक्विड्स फ्लो कर पाते हैं और किसी भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। चलो इसको एक सिंपल सी एक्टिविटी से समझते हैं। मान लो हमने इस बीकर में 100 ml पानी लिया। अब यहाँ दो चीज़ें नोट करो। इसका वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम 100 ml कॉन्स्टेंट, और इसका शेप, वेल अभी तो ये इस बीकर के जैसा है। अब देखो क्या होता है, हमने वही 100 ml पानी इस कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वॉल्यूम देखो, वो अभी भी 100 ml कांस्टेंट ही है, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, पर हाँ शेप जरूर बदल गया। अब पानी ने इस फ्लास्क का शेप ले लिया है। एक और बार ट्राई करते हैं। अब इसी पानी को इस फ्लैट सिलेंडर में डाल देते हैं। देखा, शेप फिर से बदल गया, लेकिन वॉल्यूम का क्या हुआ? एग्जैक्टली, वो अभी भी 100 ml ही है। तो इस पूरी एक्टिविटी से क्या साबित हुआ? द की टेक अवे इज, लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है बट उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। लिक्विड्स की ये जो बहने की प्रॉपर्टी है ना, इसके लिए एक स्पेशल साइंटिफिक टर्म है जिसे कहते हैं फ्लूइडिटी। अब ये डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। फ्लूइडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस दैट अलाउज इट टू फ्लो। और अगर कोई पूछे कि इसका रीजन क्या है, तो रीजन वही है जो हमने पढ़ा। In liquids, this is due to weaker interparticle forces which let particles slide over one another. तो अब तक ये क्लियर है कि लिक्विड्स फ्लो करते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स स्लाइड करते हैं,
पर यहाँ एक और मजेदार बात है, एक लिक्विड के अंदर ना सारे पार्टिकल्स की एनर्जी बराबर नहीं होती। सोचो एक बिजी मार्केट की तरह, कुछ लोग आराम से चल रहे हैं, कुछ जल्दी में है और कुछ तो भाग ही रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही लिक्विड में सम पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर्स। कुछ पार्टिकल्स फुल ऑन एनर्जेटिक होते हैं और कुछ थोड़े सुस्त। ये पॉइंट याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। ओके, अब दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। लोग सोचते हैं ये एक ही चीज है, पर बिल्कुल नहीं। इनका डिफरेंस समझना एग्जाम के लिए क्रूशल है। देखो, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेनॉन है, मतलब सिर्फ सतह पर होता है और ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है? इट कॉजेस कूलिंग। दूसरी तरफ बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेनॉन है, यानी पूरे लिक्विड में एक साथ होता है और यह हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा। तो पहले इवेपोरेशन को आराम से समझते हैं। याद है हमने बात की थी उन हाई एनर्जी पार्टिकल्स की, जब ये सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स घूमते घूमते लिक्विड के सरफेस तक पहुंच जाते हैं तो उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो बाकी पार्टिकल्स का अट्रैक्शन तोड़ देते हैं और फूफ गैस बनकर हवा में उड़ जाते हैं। यही तो है इवेपोरेशन, द एस्केप ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो अब हम उस पहले सवाल पर वापस आते हैं, पसीना आने पर ठंडक क्यों लगती है? अब आपको रीजन पता है? हमारी स्किन पर जो स्वेट होता है वो इवेपोरेट होता है। और इवेपोरेशन में क्या होता है? द लिक्विड लूजेज इट्स हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल्स। सोचो, लिक्विड में से सबसे गर्म, सबसे एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकल गए तो पीछे क्या बचा? ठंडे पार्टिकल्स। इसीलिए बचे हुए लिक्विड का यानी हमारी स्किन का एवरेज टेम्परेचर नीचे आ जाता है और हमें कूलिंग फील होती है। और आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये कूलिंग इफेक्ट कितना जबरदस्त है। ये नंबर देखो, 580। जब हमारी बॉडी से सिर्फ 1 लीटर पसीना इवेपोरेट होता है ना, तो वो अपने साथ 580 कैलोरीज हीट लेकर जाता है। दैट्स ह्यूज। एक तरह से हमारी बॉडी का नेचुरल एयर कंडीशनर है ये। चलिए अब लिक्विड की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सोचो, जो पार्टिकल लिक्विड के बीच में है उसे चारों तरफ से दूसरे पार्टिकल्स खींच रहे हैं, वो बैलेंस्ड है। लेकिन उस पार्टिकल का क्या जो बिल्कुल सरफेस पर है? उसे साइड से और नीचे से तो पार्टिकल्स खींच रहे हैं, पर ऊपर से खींचने के लिए कोई है ही नहीं। इस अनबैलेंस पुल की वजह से, जिसे कोहीसिव फोर्सेस कहते हैं, सरफेस के सारे पार्टिकल्स अंदर की तरफ खींच जाते हैं। इससे लिक्विड की सतह पर एक टाइट स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसी एक टाइट स्किन बन जाती है। लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी को, इस टाइट स्किन को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको नोट कर लो। सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सर्फेसेज टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। ये सरफेस को छोटा से छोटा करने की कोशिश करता है और यही रीजन है कि बारिश की बूंदें हमेशा स्फेरिकल यानी गोल होती हैं, क्योंकि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपने जरूर देखा होगा। ये कीड़ा, जिसे वाटर स्ट्राइडर कहते हैं, पानी पर चलता है, डूबता नहीं। कैसे? ये कोई जादू नहीं, ये प्योर साइंस है। पानी की सरफेस टेंशन से जो वो स्किन बनती है ना, वो इतनी मजबूत होती है कि इस हल्के फुल्के इंसेक्ट का वेट आराम से उठा लेती है। अमेजिंग, राइट? तो अब हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। इवेपोरेशन से इसको कंपेयर करके समझो। बॉइलिंग पॉइंट वो फिक्स टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड तेजी से गैस बनता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज अ बल्क फिनोमेना। याद है, इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पर हो रहा था, पर बॉइलिंग पूरे लिक्विड में होती है। बबल्स नीचे से भी आते हैं, बीच में से भी आते हैं, हर जगह से, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप घर पर पानी उबलते हुए देखते हैं। तो चलिए इस फाइनल डायग्राम के साथ सब कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पार्टिकल्स एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से लिक्विड में फ्लूइडिटी है। सरफेस से जो सबसे एनर्जेटिक पार्टिकल्स भाग रहे हैं वो प्रोसेस है इवेपोरेशन, और सरफेस के पार्टिकल्स पर जो ये अंदर की तरफ खिंचाव है, जो पुल है, वो क्रिएट करता है सरफेस टेंशन। तो देखा आपने, ये सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बस उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के सिंपल से बिहेवियर का ही रिजल्ट है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं गैसियस स्टेट। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि गैसेस का ना तो कोई फिक्स शेप होता है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम। वो हमेशा उस कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर देती है जिसमें उन्हें रखा जाता है। आपने देखा होगा, जब हम टायर में हवा भरते हैं तो वो पूरे टायर की शेप ले लेती है, राइट? और वही हवा अगर एक बलून में भरी जाए तो बलून की शेप ले लेती है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्या है गैसेस में कि वो इतनी आसानी से कहीं भी फैल जाती हैं? इसके पीछे का सारा राज इसके पार्टिकल्स के बिहेवियर में छुपा है। ये सब होता है इनके पार्टिकल्स के बीच की दूरी की वजह से।
देखो, गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत बहुत दूर होते हैं। उनके बीच में इतना ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है, इसी खाली जगह को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस। और ये हमेशा याद रखिए, सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में गैसेस में ये स्पेसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सोचो, अगर पार्टिकल्स इतने दूर हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? वेल, इसके 3 सीधे रिजल्ट्स हैं। पहला, इनका अरेंजमेंट। पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। दूसरा, इनके बीच के फोर्सेस। दूरी इतनी ज़्यादा है कि इनके बीच के इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हम उन्हें नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर मान सकते हैं। और इन दोनों का सीधा रिजल्ट है तीसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल मूवमेंट। जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो पार्टिकल्स बिल्कुल आज़ाद हैं, हर डायरेक्शन में फ्रीली और रैंडमली मूव करने के लिए। और जब हम कहते हैं कि ये मूव करते हैं तो ये कोई स्लो वॉक नहीं है। ये पार्टिकल्स कभी शांत नहीं बैठते। दे आर इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट हाई स्पीड रैंडम मोशन। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे एक बॉक्स के अंदर बहुत सारी मच्छर बंद कर दिए हों जो हर तरफ उड़ रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही हाल गैस के पार्टिकल्स का होता है। और हाई स्पीड का मतलब सीरियसली हाई स्पीड। आपको अंदाजा है कितनी? बिलीव इट और नॉट, रूम टेम्परेचर पर हवा के मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड लगभग 500 मीटर्स पर सेकंड होती है। ये तो ऑलमोस्ट साउंड की स्पीड के बराबर है। जस्ट इमेजिन कितना फास्ट। तो अब सोचिए, इतनी हाई स्पीड से घूमते हुए ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? ऑफ कोर्स, वो कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे बार बार, और इन्हीं लगातार टक्कर यानी कांस्टेंट कोलिजन से जो फोर्स लगता है उससे क्रिएट होता है प्रेशर। सो ये बात बहुत ज़रूरी है कि गैस का प्रेशर उसके पार्टिकल्स के इन्हीं कोलिजन्स की वजह से होता है। इस हाई स्पीड रैंडम मोशन का एक और फैंटास्टिक रिजल्ट है जो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं। इसी मूवमेंट की वजह से एक गैस दूसरी गैस में अपने आप ही मिक्स हो जाती है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है परफ्यूम। जब आप रूम के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करते हो तो थोड़ी ही देर में उसकी खुशबू पूरे रूम में अपने आप फैल जाती है। चलो इस प्रोसेस को एक सिंपल सी एक्टिविटी से समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक गैस जार है जिसमें एक ब्राउन कलर की गैस भरी हुई है। अब हम इसके ऊपर एक खाली उल्टा गैस जार रख देते हैं, और अब देखिए, ब्राउन गैस के पार्टिकल्स धीरे धीरे ऊपर वाले खाली जार में भी अपने आप जा रहे हैं और थोड़ी देर में दोनों जार्स में इवनली मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस हमने देखा जिसमें 2 अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स अपने आप इंटरमिक्स हो गए, इसका एक स्पेशल नाम है। इसे कहते हैं डिफ्यूजन। और हाँ, इसकी डेफिनेशन को जरूर नोट कर लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको एग्जैक्टली यही लिखना है फॉर फुल मार्क्स। The phenomenon of intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion. अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हमने देखा कि गैस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसका मतलब गैसेस कैन फ्लो। बट वेट, फ्लो तो लिक्विड्स भी करते हैं, राइट? पानी भी बहता है और हवा भी बहती है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके फ्लो करते हैं। तो क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस दोनों में ही ये फ्लो करने की एबिलिटी है, इसलिए साइंस में इन दोनों को मिलाकर एक कॉमन नाम दिया गया है, फ्लूइड्स। बिल्कुल याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स, लेकिन सॉलिड्स नहीं, वो फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए वो फ्लूइड्स नहीं है। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं मैटर की 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस और कंप्रेसिबिलिटी। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम पर्दा उठाएंगे द सीक्रेट स्पेसेस इन मैटर से, फिर एक इंटरेस्टिंग ग्रेट सिरिंज टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि व्हाई गैसेस स्क्वीज इजीली, फिर देखेंगे इन गैप्स एट वर्क हमारी डेली लाइफ में जैसे सीएनजी और हाइड्रोलिक्स में, और आखिर में हम सॉल्व करेंगे एक मजेदार द डिसअपियरिंग शुगर मिस्ट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पर्दा उठाते हैं मैटर के अंदर छिपे इन सीक्रेट स्पेसेस यानी उन इनविजिबल गैप्स से। आपको पता है, हर चीज जो आप अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड या गैस, वो असल में छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन पार्टिकल्स के बीच में ना हमेशा थोड़ी खाली जगह होती है। ये स्पेसेस हमें अपनी आंखों से तो नहीं दिखती, पर इनका होना मैटर की प्रॉपर्टीज के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये गैप्स दिखते नहीं तो हमें कैसे पता कि वो हैं? इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी करने वाले हैं, और इसका नाम है द ग्रेट सिरिंज टेस्ट। तो देखिए, हमें क्या करना है। हम लेंगे 300 ml की सिरिंजेस। एक में हम भरेंगे हवा यानी एयर, जो कि एक गैस है, दूसरी में हम भरेंगे पानी यानी वाटर, और तीसरी में हम डालेंगे पिसा हुआ चॉक पाउडर, एक सॉलिड,
और हाँ, तीनों सिरिंजेस की आगे की नोजल को हम एक रबर कॉक से अच्छे से बंद कर देंगे ताकि कुछ भी बाहर ना निकल पाए। ओके, सेटअप रेडी है। अब सोचो, अगर हम तीनों सिरिंजेस के प्लंजर को एक जैसी ताकत से, सेम फोर्स से अंदर धकेलने की कोशिश करें, तो आपको क्या लगता है, क्या होगा? क्या तीनों में प्लंजर आराम से अंदर चला जाएगा या कुछ डिफरेंट होने वाला है? तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ। देखो, जिस सिरिंज में एयर थी उसका प्लंजर तो देखो कितनी आसानी से अंदर चला गया। वाओ! अब आते हैं वाटर वाली सिरिंज पर। इसका प्लंजर तो बस हल्का सा हिला, हार्डली मूव्स। और चॉक पाउडर वाली सिरिंज का प्लंजर, वो तो बिल्कुल भी नहीं हिला, नॉट एट ऑल। अब सवाल ये है कि ऐसा अलग अलग बिहेवियर क्यों? इस क्यों का जवाब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रॉपर्टी में छुपा है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है कंप्रेसिबिलिटी। तो अब आप पूछेंगे, ये कंप्रेसिबिलिटी आखिर है क्या? सिंपल वर्ड्स में, कंप्रेसिबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जो अलाउ करती है कि प्रेशर लगाने पर उसका वॉल्यूम कम हो जाए, यानी वो कंप्रेस हो जाए। और हमारे एक्सपेरिमेंट से साफ है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, जबकि सॉलिड्स और लिक्विड्स दे आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। उन्हें दबाना, उनका वॉल्यूम कम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और हाँ, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। लेकिन क्यों? कंप्रेसिबिलिटी का कनेक्शन सीधा उन्हीं सीक्रेट स्पेसेस से है जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। देखो, गैसेस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, इसलिए उनके बीच में अ होल लॉट ऑफ इंटरमोलेक्युलर स्पेस होता है। जब हम प्लंजर दबाते हैं तो ये पार्टिकल्स आराम से पास आ जाते हैं, उस खाली जगह को भर देते हैं। बट लिक्विड्स और सॉलिड्स में ऐसी स्टोरी नहीं है। वहाँ पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, टाइटली पैक्ड। उनके बीच इतनी कम जगह होती है कि उन्हें और पास लाने का स्कोप ही नहीं बचता। और यहाँ एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, पता है, एक गैस का लगभग 99.9% हिस्सा सिर्फ खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस। असली पार्टिकल्स तो उसके वॉल्यूम का बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन होते हैं। अब आप समझे कि गैसेस को इतना आसानी से स्क्वीज क्यों किया जा सकता है। तो ठीक है, साइंस समझ ली, पर इसका रियल लाइफ में क्या यूज है? चलिए देखते हैं कि ये गैप्स और कंप्रेसिबिलिटी हमारे आसपास कैसे काम करते हैं। इसके दो फैंटास्टिक एग्जाम्पल्स हैं, सीएनजी सिलेंडर्स और हाइड्रोलिक सिस्टम्स। आपने गाड़ियों में सीएनजी सिलेंडर्स देखे होंगे, राइट? वहाँ गैस की हाई कंप्रेसिबिलिटी का ही कमाल है। ढेर सारी फ्यूल गैस को प्रेशर से कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में भर दिया जाता है। और दूसरी तरफ है लिक्विड्स की लो कंप्रेसिबिलिटी, जैसे कार के ब्रेक्स में या बड़े बड़े लिफ्ट्स में। ये हाइड्रोलिक सिस्टम्स इसीलिए काम करते हैं क्योंकि लिक्विड कंप्रेस नहीं होता। जब आप ब्रेक पेडल दबाते हो तो वो फोर्स बिना वेस्ट हुए सीधा व्हील्स तक पहुंच जाती है। सोचो, अगर ब्रेक ऑयल भी गैस की तरह कंप्रेस हो जाता तो क्या होता? अभी भी डाउट है? चलो, इन इंटरमोलेक्युलर स्पेसेस की कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए एक और मजेदार मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। और इस मिस्ट्री का नाम है द डिसअपीयरिंग शुगर मिस्ट्री। करना क्या है? सिंपल है। एक बीकर में लो 100 मिलीलीटर पानी। अब उसमें डालो 50 मिलीलीटर चीनी यानी शुगर। फिर इसको अच्छे से घोलो, स्टर करो जब तक कि शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, फाइनल वॉल्यूम को ध्यान से देखो। अब सिंपल मैथ्स तो यही कहता है कि 100 ml पानी प्लस 50 ml चीनी शुड बी इक्वल टू 150 ml, है ना? लेकिन अरे, जब आप देखोगे तो फाइनल वॉल्यूम 150 ml है ही नहीं, उससे काफी कम है। तो सवाल ये है, इतनी सारी चीनी आखिर गई कहाँ, गायब हो गई क्या? तो है, मिस्ट्री का डिटेक्टिव कौन है? वही हमारा हीरो, इंटरमोलिक्युलर स्पेसेस। असल में हुआ ये कि जब शुगर डिसॉल्व हुई तो उसके नन्हे नन्हे पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह थी ना, उसमें जाके सेटल हो गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फुल पैक्ड मेट्रो में कुछ लोग बीच की थोड़ी थोड़ी जगह में एडजस्ट हो जाते हैं। इसी वजह से टोटल वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ा जितना हमने सोचा था। तो ये एक्टिविटी बिल्कुल साफ साफ प्रूफ करती है कि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में भी काफी खाली जगह होती है। आइए अब डिस्कस करते हैं अबाउट काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर एंड डिफ्यूजन। कभी सोचा है जब आप चाय बनाते हो तो गर्म पानी में टी लीव्स का कलर कितनी जल्दी आ जाता है, लेकिन वही चीज अगर आप ठंडे पानी में ट्राई करो तो बहुत टाइम लगता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की साइंस को समझने के लिए हमें मैटर के बिल्कुल बेसिक्स में जाना पड़ेगा। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का पहला क्लू, पहला हिंट हमें मिलता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से। ये थ्योरी कहती है कि हर चीज, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, सबके सब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं।
और ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, इतने टाइनी कि हम उन्हें अपनी नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पार्टिकल्स कभी शांत नहीं बैठते। दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, हमेशा इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। कंटिन्यूअस मोशन। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये पार्टिकल्स सच में हमेशा मूव कर रहे हैं तो क्या हम इस मोशन को देख सकते हैं? वेल, डायरेक्टली तो नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी से इसका असर, इसका इफेक्ट हम जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम एक पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 का एक छोटा सा क्रिस्टल लेंगे और उसे बिल्कुल शांत पानी के एक बीकर में डाल देंगे। अब देखो, जैसे ही क्रिस्टल पानी में गया, और याद रखो हम पानी को बिल्कुल भी हिला नहीं रहे हैं, कोई स्टरिंग नहीं कर रहे, फिर भी देखो पर्पल कलर के स्ट्रीक्स अपने आप ऑन देयर ओन ऊपर की तरफ फैलना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ये पर्पल कलर पूरे बीकर में स्प्रेड हो जाएगा जब तक पूरा का पूरा पानी यूनिफॉर्मली पर्पल ना हो जाए। अमेजिंग, राइट? तो आखिर यहाँ हो क्या रहा है? एक्चुअली पानी के जो इनविजिबल मूविंग पार्टिकल्स हैं ना, वो लगातार नॉन स्टॉप पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल से टकरा रहे हैं, उन्हें हिट कर रहे हैं, और इन कोलिजन्स की वजह से, इस टक्कर की वजह से क्रिस्टल के पार्टिकल्स टूटकर पूरे पानी में स्कैटर हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। यही तो है काइनेटिक थ्योरी इन एक्शन। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, और ये है इसकी डेफिनेशन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो और याद कर लो। एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए इसे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखना ज़रूरी है, नो चेंजेस। लेकिन एक मिनट सोचो, अगर हम यही एक्सपेरिमेंट ठंडे या गर्म पानी में करें तो क्या इस डिफ्यूजन की स्पीड पर कोई असर होगा? क्या ये स्लो या फास्ट होगा? चलो देखते हैं। अरे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखो, ठंडे पानी में डिफ्यूजन काफी स्लो होता है और कलर धीरे धीरे ग्रेजुअली फैलता है। लेकिन अब जरा गर्म पानी में देखो, वाओ, पर्पल कलर कितनी तेजी से, रैपिडली स्प्रेड हो गया। द डिफरेंस इज ह्यूज। तो सवाल ये है कि गर्म पानी में इतना फास्ट क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैटर के इन पार्टिकल्स के पास एक खास तरह की एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं किनेटिक एनर्जी। सिंपली पुट, ये वो एनर्जी है जो उनके मोशन की वजह से है। ये रही काइनेटिक एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन। और इसका टेम्परेचर से क्या कनेक्शन है? सिंपल है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है और वो और भी तेजी से मूव करने लगते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। इट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। इस सिंपल से बार चार्ट को देखो, इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। टेम्परेचर जितना ज्यादा, पार्टिकल्स की स्पीड उतनी ही ज्यादा। देख रहे हो ना, लो टेम्परेचर पर स्पीड का बार छोटा है यानी लो स्पीड, और हाई टेम्परेचर पर बार कितना लंबा है यानी हाई स्पीड। सिंपल एंड क्लियर। तो जो मिस्ट्री हमने शुरू में देखी थी, अब वो सॉल्व हो गई। हायर टेम्परेचर का सीधा सा मतलब है पार्टिकल्स के पास हायर काइनेटिक एनर्जी। इससे उनका मूवमेंट फास्टर हो जाता है, और जब पार्टिकल्स इतनी तेजी से मूव करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ऑफकोर्स फास्टर हो जाएगा। और बस यही रीजन है कि चाय गर्म पानी में इतनी जल्दी इन्फ्यूज हो जाती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं गैस डिफ्यूजन के बारे में। ये हमारे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एक ऐसी चीज जिसे हम, आप सब हर रोज हर पल एक्सपीरियंस करते हैं, पर शायद कभी इतना नोटिस नहीं करते। सोचो जरा, आपने जरूर नोटिस किया होगा, घर के एक कोने में अगरबत्ती जलती है और उसकी महक पूरा कमरा महकने लगता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। ऐसा कैसे हो जाता है? हम तो स्मेल को लेके घूम नहीं रहे, राइट? तो फिर ये सब अपने आप कैसे हो रहा है? चलिए इसके पीछे की साइंस को पकड़ते हैं। देखिए, होता क्या है, जैसे ही अगरबत्ती जलती है, उसकी जो हीट है ना, वो उसके अंदर के एरोमेटिक सब्सटेंसेस को गैस में यानी कि वेपर में कन्वर्ट कर देती है। और शुरू में इनिशियली ये सारे के सारे हाई एनर्जी वेपर पार्टिकल्स बस सोर्स के पास ही होते हैं, मतलब जहां अगरबत्ती जल रही है बस वहीं पर एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। लेकिन गैस पार्टिकल्स की आदत ही नहीं है एक जगह शांत बैठने की, वो तो बिल्कुल रेस्टलेस होते हैं। ये इतनी हाई स्पीड से रैंडमली हर एक डायरेक्शन में भागते रहते हैं,
और आगे बढ़ते हुए ये हवा में मौजूद दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं यानी कोलाइड करते हैं और बस बहुत ही तेजी से पूरी अवेलेबल स्पेस में फैल जाते हैं। मतलब जहां से शुरू हुए थे वहां से निकलकर पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो साइंस में इसी मैजिकल प्रोसेस का एक स्पेशल नाम है और वो है डिफ्यूजन। अब इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए, एग्जाम्स के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन कहती है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। इसका सीधा सा मतलब है अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स का अपने आप बिना किसी हेल्प के मिक्स हो जाना। और एक बात हमेशा याद रखना, ये मूवमेंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जहां पार्टिकल्स की भीड़ ज्यादा है वहां से उस तरफ जाते हैं जहां पार्टिकल्स कम हैं। चलो इसको एक और मस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जब घर में गरम गरम खाना बनता है उसकी स्मेल तो दूर तक आ जाती है ना, लेकिन वही खाना जब ठंडा हो जाता है उसकी स्मेल के लिए आपको बिल्कुल पास जाना पड़ता है। सोचा है कभी ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा रीजन है, हॉट फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, इसलिए उनकी स्पीड भी फास्ट हो जाती है और बस उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सुपर रैपिड हो जाता है। जबकि कोल्ड फूड में इसका A to Z सब उल्टा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हीट आखिर रेट ऑफ डिफ्यूजन को बढ़ाती क्यों है? देखो, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ना बहुत ही सिंपल है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पार्टिकल्स को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है। सिंपल, ज्यादा एनर्जी का मतलब क्या हुआ? फास्टर मूवमेंट। और पार्टिकल्स जितनी तेजी से मूव करेंगे उतनी ही जल्दी वो मिक्स होंगे, जिससे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो समझ गए, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन ये तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये पार्टिकल मूवमेंट एक्चुअल में कितना फास्ट होता है? सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। ये आंकड़ा बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि हवा का सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल हर 1 सेकंड में दूसरे पार्टिकल से बिलियंस ऑफ टाइम्स कोलाइड करता है। कैन यू इवन इमेजिन? बिलियंस ऑफ टाइम्स। सोचकर देखो, 1 सेकंड में अरबों बार तक कर। ये इतना ज्यादा फास्ट और कियोटिक प्रोसेस है। तो आखिर में इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि यही कांस्टेंट, कियोटिक और ये जो सुपर हाई स्पीड रैंडम मोशन है ना पार्टिकल्स का, यही वो फंडामेंटल रीजन है। यही वो जादूगर है जिसकी वजह से गैसेस एक दूसरे में इतनी जल्दी और इतनी परफेक्टली मिक्स हो जाती हैं। हमें उन्हें स्टर करने की या हिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सारा मैजिक अपने आप हो जाता है। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। चलो आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम समझेंगे कि कैसे एक सिंपल सा सोप मैटर के टाइनी पार्टिकल्स की हेल्प से हमारे कपड़ों से वो जिद्दी से जिद्दी ऑयल स्टेन्स निकाल देता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन सोचते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर कपड़े पर कोई तेल या ग्रीस का दाग लग जाए तो वो सिर्फ पानी से साफ क्यों नहीं होता? पानी उसके ऊपर से बस बह जाता है, पर दाग को अकेले निकाल ही नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है एक बहुत ही स्पेशल पार्टिकल, एक हीरो पार्टिकल जिसे हम कहते हैं द सोप मॉलिक्यूल। हाँ, यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो पानी के साथ मिलकर उन टफ स्टेन्स को कपड़े से बाहर निकालता है। अब ये जो सोप मॉलिक्यूल है ना, ये बड़ा यूनिक है। इसके आप कह सकते हैं 2 अलग अलग नेचर्स हैं, जैसे इसकी कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी हो। इसका एक एंड पानी को बहुत पसंद करता है और जो दूसरा एंड है वो पानी से दूर भागता है, लेकिन ऑयल और ग्रीस का बहुत अच्छा दोस्त है। तो मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे हम कहते हैं द हाइड्रोफिलिक हेड। देखो, ये नाम 2 ग्रीक वर्ड से बना है, हाइड्रो जिसका मतलब है वाटर और फिलिया जिसका मतलब है लव। सिंपल राइट? सो हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। ये डेफिनेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉलिक्यूल का जो दूसरा हिस्सा है वो लंबी सी टेल, वो पानी से दूर भागता है और सीधा ऑयल से जाकर जुड़ता है। इसे कहते हैं द हाइड्रोफोबिक टेल। यहाँ फोबोस का मतलब होता है फियर। तो ये पानी से डरता है बट ऑयल एंड ग्रीस को पसंद करता है। तो अब देखते हैं असली मैजिक। जब हम सोप को पानी में मिलाकर कपड़े धोते हैं तो उसके सारे ऑयल लविंग हाइड्रोफोबिक टेल्स उस तेल के दाग को यानी ग्रीस पार्टिकल को हर तरफ से घेर लेते हैं, बिल्कुल जैसे उस पर अटैक कर रहे हों। और जैसे ही सारी टेल्स अंदर की तरफ उस ग्रीस पार्टिकल से चिपक जाती हैं तो सारे वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक हेड्स नेचुरली पानी की तरफ यानी बाहर की तरफ फेस करते हैं।
इससे एक पूरा का पूरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर एक बॉल जैसा शेप बन जाता है। साइंस में इस स्पेशल स्फेरिकल स्ट्रक्चर को एक नाम दिया गया है, अ माइसेल। सो बेसिकली इस माइसेल के सेंटर में ऑयल का दाग ट्रैप हो चुका है और उसके चारों तरफ एक वाटर लविंग प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई है। ये टर्म माइसेल और इसका डायग्राम दोनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यहाँ एक अमेजिंग फैक्ट है, डिटर्जेंट की सिर्फ एक छोटी सी बूंद में भी देयर आर लिटरली मिलियंस ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, और ये सारे मॉलिक्यूल्स एक टीम की तरह काम करते हैं, लाखों माइसेल्स बनाकर उस डर्ट पार्टिकल को हटाते हैं। अब सोचो, क्योंकि माइसेल का जो आउटर लेयर है वो हाइड्रोफिलिक हेड से बना है, यानी वो वाटर लविंग है, इसलिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पानी में बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तो जब हम कपड़े को पानी से साफ करते हैं तो पानी इस पूरे मिसेल को अपने साथ बहा ले जाता है और उसके साथ साथ अंदर ट्रैप हुआ डर्ट पार्टिकल भी निकल जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को चलो इन सिंपल स्टेप्स में समराइज करते हैं। फर्स्ट, सोप मॉलिक्यूल्स उस ऑयली डर्ट पार्टिकल को अप्रोच करते हैं। सेकेंड, उनके हाइड्रोफोबिक टेल्स डर्ट से जुड़कर एक माइसेल फॉर्म करते हैं। और फाइनली थर्ड स्टेप में माइसेल का वाटर लविंग आउटर पार्ट उसे पानी के साथ आराम से वॉश अवे होने देता है। मैटर के इस पार्टिकल लेवल इंटरैक्शन की वजह से ही सोप इतना पावरफुल क्लीनिंग एजेंट है। वो उस जिद्दी डर्ट को कपड़े से ऐसे उठा लेता है जिसे पानी अकेले कभी टच भी नहीं कर पाता। और सच में यही तो है केमिस्ट्री का कमाल, कैसे इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। चलो अब डिस्कस करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। मैटर की कोई भी स्टेट, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, ये बेसिकली एक बैटल का रिजल्ट है, बिल्कुल एक टग ऑफ वॉर जैसा, दो पावरफुल फोर्सेस के बीच में। एक तरफ है इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, जो सारे पार्टिकल्स को एक साथ खींच कर रखना चाहती है, और दूसरी तरफ है थर्मल एनर्जी, जो पार्टिकल्स को दूर धकेलती है, उन्हें रैंडम मोशन देती है। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा वही डिसाइड करता है कि मैटर का स्टेट क्या होने वाला है। ऑलराइट, तो चलो इस बैटल का पहला आउटकम देखते हैं। सोचो, जब थर्मल एनर्जी कम होती है, मतलब पार्टिकल्स में ज्यादा जोश नहीं है, तो अट्रैक्शन वाली टीम वो जीत जाती है और सारे पार्टिकल्स अपनी जगह पर लॉक हो जाते हैं। इसी स्टेट को हम कहते हैं सॉलिड, और ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। इसको ध्यान से सुनो क्योंकि यही आपको एग्जाम्स में लिखना है। सॉलिड एक ऐसी स्टेट है जहां पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस की वजह से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसी वजह से उनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड रहता है। ये पार्टिकल्स बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स की तरह हैं, जो अपनी सीट से हिल नहीं सकते, बस अपनी मीन पोजीशन पर थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं। अब देखो, इस डायग्राम में सॉलिड्स में पार्टिकल्स कितने क्लोजली और एक रेगुलर पैटर्न में पैक्ड हैं। इनके बीच की जो जगह है, जिसे हम इंटरपार्टिकल स्पेसेस कहते हैं, वो ऑलमोस्ट न के बराबर है, नेग्लिजिबल है, और इसी वजह से सॉलिड्स इतने रिजिड और हार्ड होते हैं। ओके, अब जरा सोचो, अगर हम इस सॉलिड को हीट देकर इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ाएं तो क्या होगा? पार्टिकल्स अब फाइट बैक करना शुरू कर देंगे, उन्हें एनर्जी मिलेगी, और यहीं पर एक हिडन एनर्जी का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि जब तक पूरी आइस मेल्ट होकर पानी नहीं बन जाती, थर्मोमीटर की रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटकी रहती है। हम हीट तो कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, तो आखिर वो सारी हीट एनर्जी जा कहाँ रही है? टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा? वो हिडन एनर्जी जो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती बल्कि स्टेट चेंज करने में, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन तोड़ने में यूज हो जाती है, उसे ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यहाँ लेटेंट वर्ड का मतलब ही है हिडन। तो ये वो छुपी हुई एनर्जी है जो स्टेट को बदल रही है, टेम्परेचर को नहीं। और वाटर के केस में ये वैल्यू है 334 किलो जूल्स पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम आइस को 0 डिग्री सी पर 1 किलोग्राम पानी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 334 किलो जूल्स एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इस डायग्राम में बिल्कुल साफ दिख रहा है, हम नीचे से हीट तो दे रहे हैं, बट थर्मोमीटर वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी एनर्जी पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करने में खर्च हो रही है, उनके बॉन्ड्स को तोड़ने में, ताकि वो सॉलिड से लिक्विड बन सके। तो जैसे ही पार्टिकल्स के बॉन्ड्स थोड़े वीक होते हैं, इस बैटल में एक बैलेंस सा आ जाता है, अट्रैक्शन फोर्स कमजोर पड़ जाती है, और अब पार्टिकल्स एक दूसरे पर स्लाइड करने लगते हैं, और बूम, हमें मिलता है लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड्स की प्रॉपर्टी समझो। इनका वॉल्यूम तो अभी भी फिक्स्ड है,
लेकिन कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। आप उसे जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी का शेप ले लेगा, क्योंकि पार्टिकल्स अब फ्री हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने के लिए। यहाँ देखो, पार्टिकल्स अभी भी पास पास हैं, इसलिए वॉल्यूम फिक्स रहता है। बट अब वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर आराम से स्लाइड कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन क्लास में शॉर्ट ब्रेक हो गया है। स्टूडेंट्स अभी भी रूम के अंदर हैं, इसलिए वॉल्यूम फिक्स्ड है, बट अब वो अपनी सीट्स पर नहीं है, इधर उधर घूम रहे हैं। बट द स्टोरी डजंट एंड हियर। क्या होगा अगर हम इस लिक्विड को और ज्यादा हीट दें और इसकी थर्मल एनर्जी को बढ़ाते चले जाएं? अब पार्टिकल्स आजाद होने के लिए तैयार हैं, जिसे हम कहते हैं द ग्रेट एस्केप। और देखो, बिल्कुल मेल्टिंग की तरह ही यहाँ भी वही मिस्ट्री है। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना शुरू होता है, जब तक आखिरी बूंद पानी की स्टीम नहीं बन जाती, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही फिक्स रहता है। तो अगेन, ये हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? बिल्कुल सही, ये भी एक हिडन एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये एनर्जी लिक्विड पार्टिकल्स को इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देती है कि वो सारे बचे हुए अट्रैक्शन फोर्सेस को तोड़कर पुफ बल्क से एस्केप कर जाते हैं और गैस बन जाते हैं। और पानी के लिए ये वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा है, 2260 किलो जूल्स पर किलोग्राम। सोच कर देखो, पानी को स्टीम बनाने में कितनी ज्यादा एनर्जी लगती है। और इसीलिए कहते हैं कि स्टीम से जलना गर्म पानी से जलने से कहीं ज्यादा डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि उस स्टीम में ये एक्स्ट्रा हिडन लेटेंट हीट एनर्जी होती है। यहाँ इस विजुअल में देखो, बिल्कुल क्लियर है। 100 डिग्रीज पर हम जो भी एक्स्ट्रा हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही। वो सारी एनर्जी सिर्फ स्टेट चेंज के काम आ रही है, यानी वेपराइजेशन, पानी को स्टीम बनाने में यूज हो रही है। ओके, अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं। देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2260 किलो जूल्स पर केजी की वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 334 किलो जूल्स पर केजी से कितनी ज्यादा है? ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ज्यादा। ऐसा क्यों है? सोचो, फ्यूजन में हमें सिर्फ पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन को थोड़ा सा कमजोर करना होता है ताकि वो स्लाइड कर सकें, लेकिन वेपराइजेशन में हमें पार्टिकल्स के बीच के सारे अट्रैक्शन फोर्सेस को पूरी तरह से तोड़ना पड़ता है ताकि वो बिल्कुल आज़ाद हो सकें। और फाइनली, जब इतनी एनर्जी मिल जाती है कि अट्रैक्शन फोर्स पूरी तरह हार जाती है, तब इस बैटल में थर्मल एनर्जी की कंप्लीट जीत होती है और पार्टिकल्स बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। और तब मैटर अपनी गैस स्टेट में आ जाता है। गैस स्टेट में पार्टिकल्स पूरी तरह से फ्री हैं, ना उनका कोई फिक्स शेप है, ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम। वो जिस भी कंटेनर में होते हैं उसको पूरी तरह से फिल कर देते हैं। जैसे स्कूल के बाद बेल बजते ही स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में हर डायरेक्शन में भागते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इस डायग्राम को देखो, साफ पता चल रहा है पार्टिकल्स के बीच में कितनी ज्यादा जगह है। इनके इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत बहुत लार्ज होते हैं और इसी वजह से गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। हम उन्हें दबाकर उनका वॉल्यूम आसानी से कम कर सकते हैं। और ये सारी साइंस सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। इस लेटेंट हीट कॉन्सेप्ट का हमारी डेली लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल यूज है। वाटर की इतनी हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से ही हमारे ओशंस अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। और जब हमें गर्मी में पसीना यानी स्वेट आता है, तो वो हमारी बॉडी से इवेपोरेट होने के लिए यही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। कूल, राइट? तो ये है मैटर का पूरा सफर, जो असल में इन दो फोर्सेस के बीच एक एनर्जी बैटल है। हीट ऐड करो तो सॉलिड से लिक्विड बनता है और लिक्विड से गैस। और जब हम हीट रिमूव करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड।